है ही सही। चालू है वॉइस? अच्छा, वीडियो चालू है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का एक स्पेशल क्लास 11th क्लास वालों के लिए होगा आज, जिसमें हम जानेंगे आधुनिक परमाणु मॉडल और क्वांटम संख्याएं। तो पिछली क्लासों में आपने देखा था कि जो परमाणु मॉडल था वो हमने बोहर परमाणु मॉडल तक पढ़ा था। कहाँ तक पढ़ा था? बोर परमाणु मॉडल तक, जो एक कण के रूप में था। किसके रूप में था? एक कण के रूप में। लेकिन उसके बाद द ब्रोगली ने एक सिद्धांत दिया और द ब्रोगली ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक कण और एक तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। तो उस तरंग प्रकृति के आधार पर, किस पर? तरंग प्रकृति के आधार पर श्रोडिंगर, क्या नाम लिया मैंने? श्रोडिंगर ने एक परमाणु मॉडल दिया जिसे हम आधुनिक परमाणु मॉडल कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि जो आधुनिक परमाणु मॉडल है वो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के आधार पर दिया। और उन्होंने इस आधुनिक परमाणु मॉडल में क्या बातें बताई आपको? भाई, रदरफोर्ड ने कण के आधार पर, बोर ने कण के आधार पर परमाणु मॉडल दिया था और उसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसे है। ऐसे ही श्रोडिंगर ने आधुनिक परमाणु मॉडल दिया और उन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो दो भागों से निर्मित है। श्रोडिंगर ने क्या बोला? जो परमाणु है वो दो भागों से मिलकर निर्मित होता है। पहला भाग जहां पर परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जिसे परमाणु का नाभिक बोलते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया इन्होंने? कि परमाणु का नाभिक होता है और उसमें उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं? त्रिविमीय क्षेत्र में। कहाँ स्थित होते हैं? त्रिविमीय क्षेत्र में। दूसरा इन्होंने बोला, दूसरा पॉइंट बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्बिटलों में स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं? ऑर्बिटल में। नया वर्ड इन्होंने यूज कर दिया जी आपके लिए, ऑर्बिटल। क्या यूज कर दिया? ऑर्बिटल। तो कहां पर स्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन? ऑर्बिटलों में। और ऑर्बिटल परस्पर मिलकर उपकोषों का निर्माण करते हैं या उप ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं ऑर्बिटल मिलकर? उपकोषों का। किसका निर्माण करते हैं? उपकोषों का। अब ऑर्बिटलों ने किसका निर्माण किया? उपकोषों का। क्लियर हो रहा होगा। ऑर्बिटलों में तो स्थित होते हैं और ऑर्बिटल परस्पर मिलकर उपकोषों का निर्माण करते हैं या उपकोष बनाते हैं।
और उपकोषों को हम S, उपकोषों को हम S, कोमा P, कोमा D, कोमा F से निरूपित करते हैं। उपकोषों को किससे दिखाते हैं? S से, P से, D से और F से। यानी उपकोषों का टोटल नंबर कितना हुआ? बताओ कितना हुआ? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। तो उपकोष कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। पहला उपकोष कौन सा? S। दूसरा उपकोष कौन सा? P। तीसरा उपकोष कौन सा? D। और चौथा उपकोष कौन सा? F। तो ऑर्बिटलों ने मिलकर परस्पर बनाया उपकोषों को। किसको? उपकोषों को। और इन्होंने बताया, श्रोडिंगर ने, कि S उपकोष में ऑर्बिटल की संख्या होती है 1। एक S में कितने ऑर्बिटल मिलते हैं? 1। कितने मिलते हैं? 1। P में ऑर्बिटलों की संख्या होती है 3। P में कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? 3। S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल। D में कितने हो जाएंगे? 5। 1 2 3 4 और 5। स्पष्ट हुआ? एकदम क्लियर। ऐसे ही F में उपकोषों की संख्या, उपकोष में, F उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या होती है आपकी 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? जान गए होंगे। उन्होंने बोला सबसे पहले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटलों में स्थित होते हैं। कहाँ पे स्थित होते हैं? ऑर्बिटलों में। और ऑर्बिटल मिलकर उपकोष का निर्माण करते हैं। जैसे एक ऑर्बिटल है तो S उपकोष, 3 ऑर्बिटल है तो P उपकोष, 5 ऑर्बिटल हैं तो D उपकोष, और 7 ऑर्बिटल हैं तो F उपकोष बन जाता है। और प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्या बताया आधुनिक परमाणु मॉडल ने? कि प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन? 2। तो S में भी 2 होंगे और S में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2। क्यों? एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। ऐसे P में देखोगे आप तो पहले ऑर्बिटल में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 2, मिला के कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 2 3 4 5 6। तो P ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6। और D में रहेंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए मिलकर? यानी D उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल थे D उपकोष में, तो मिलकर कितने हो गए? 10। F में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। 14 का मतलब 14। तो F में ऑर्बिटल थे 7, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14। कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत हुई बताओ? अच्छा दोबारा। तो S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। और प्रत्येक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। तो ऑर्बिटल क्लियर हुआ, उपकोष क्लियर हुआ। और उपकोष परस्पर मिलकर बनाते हैं मुख्य
कोश या मुख्य ऊर्जा स्तर। क्या बनाएंगे? मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश, या कोश। कौन? उपकोष मिलकर। उपकोष मिलकर क्या बना देंगे? कोश, जिसे हम बोलते हैं कक्षा जो आपने पढ़ी थी ना बोर मॉडल में, KLMNO, तो वो किससे निर्माण होता है? उपकोषों से मिलकर। किससे मिलकर निर्माण हुआ कोषों का? उपकोषों से मिलकर, जैसे K, L, M और N, या 1, 2, 3, 4, तो ये क्या होते हैं? कोष। तो श्रोडिंगर ने आधुनिक परमाणु मॉडल दिया किस प्रकृति के आधार पर? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के आधार पर श्रोडिंगर ने परमाणु मॉडल दिया, जिसे हम आधुनिक परमाणु मॉडल बोलते हैं। उनके अनुसार नंबर 1, परमाणु 2 भागों से निर्मित है। नंबर 1, नाभिक, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। नंबर 2, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं, या इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय क्षेत्र में स्थित होते हैं, जिसे ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल परस्पर मिलकर उपकोष का निर्माण करते हैं, और उपकोष मिलकर परस्पर कोषों का निर्माण करते हैं। नंबर 3, एक ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। एक तो आएगा ही जब हमें एक की जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन हम क्या बताया श्रोडिंगर ने कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है एक ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल परस्पर मिलकर उपकोष का निर्माण करते हैं, और उपकोषों को हम S, P, D और F से प्रदर्शित करते हैं। S में ऑर्बिटलों की संख्या होती है 1, P में ऑर्बिटलों की संख्या 3, D में ऑर्बिटलों की संख्या 5 और F में ऑर्बिटलों की संख्या 7 होती है। पहले पॉइंट में उन्होंने बता दिया था कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये दिया तुम्हें आधुनिक परमाणु मॉडल श्रोडिंगर ने। क्लियर हो गया? तो आधुनिक परमाणु मॉडल क्लियर हो गया होगा, सारे पॉइंट नोट कर लिए होंगे, कर लिए ना? हाँ। तो अब आता है आधुनिक परमाणु मॉडल के बाद क्वांटम संख्याएं। क्या आता है? क्वांटम संख्याएं। तो अब क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं भाई? किसी ने सुना है नाम क्वांटम संख्याओं का? बताइए किस किसने सुना है? अच्छा जी, किसी ने नहीं सुना है, चलिए कोई बात नहीं है। तो क्वांटम संख्याएं, क्वांटम संख्याएं, तो क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं? तो भाई इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का निर्धारण, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति यानी वो कहाँ है वो वाली स्थिति, और उसमें कितनी ऊर्जा है वो बताने के लिए हम कुछ संख्याओं को मान लेते हैं, जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें क्वांटम संख्याएं। दोबारा सुन लीजिए, वे संख्याएं जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का निर्धारण किया जाता है क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्या किया जाए? क्या किया जाए? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति का निर्धारण, ऊर्जा और स्थिति बताई जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं। क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याएं क्या करेंगी? इलेक्ट्रॉन की
ऊर्जा और स्थिति का निर्धारण करेंगी। तो अब क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं? तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कौन कौन सी है भाई? तो पहली जो क्वांटम संख्या होती है वो होती है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या होगी? मुख्य क्वांटम संख्या। पहला नंबर क्या आया? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या? अभी हमने श्रोडिंगर में यूज किया था ना वर्ड, मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश। तो जिन संख्याओं के द्वारा कोश को बताया जाता है या मुख्य ऊर्जा स्तर को निरूपित किया जाता है, किसको? मुख्य ऊर्जा स्तर को जिन संख्याओं द्वारा निरूपित किया जाता है उन्हें मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं हम? n से। अभी तो आप कहोगे सर जी n तो हमारा कक्षाएं थी, तो भाई मुख्य ऊर्जा स्तर तो वही था कि नहीं था? क्या था वो? मुख्य ऊर्जा स्तर था। और कोश भी पहला था, दूसरा था, तीसरा था। तो मुख्य क्वांटम संख्या बराबर n है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर को निरूपित करती हैं उन्हें मुख्य क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो n बराबर कितना हो सकता है? पहले के लिए पहला, कोमा 2, कोमा 3, कोमा 4 डॉट 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 चलती रहेंगी। जितने कोश बनते रहेंगे, है ना, क्या बनते रहेंगे? जितने कोश बनते रहेंगे उतनी ही नंबर ऑफ ये बढ़ते रहेंगे और ये क्या कहलाएंगी? मुख्य क्वांटम संख्या। क्या करती है? जो इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर या कोश को निरूपित करती है उसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। दूसरा नंबर, ये तो पहला नंबर हो गया आपका, क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरी जो होती है आपका नाम, वो होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। क्या होती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है भाई? तो मुख्य क्वांटम संख्या तो समझ में आ गया होगा क्या होती है, आ गया ना। किससे निरूपित करते हैं हम? n से। और n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। द्विगंशी क्वांटम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन के उपकोश या उप ऊर्जा स्तर को निरूपित करती है। किसको? 3 चीजें बताए थे हम, एक ऑर्बिटल, फिर उपकोश, फिर कोश, है ना। पहले ऑर्बिटल बताए, ऑर्बिटल से मिलकर उपकोश का निर्माण हुआ, उपकोश से मिलकर मुख्य कोश या कोश का निर्माण हुआ। सेम वही नंबरिंग चल रही है, पहले हमने कोश को बताया या मुख्य ऊर्जा स्तर को बताया, अब हम क्या कह रहे हैं? उप ऊर्जा स्तर कह रहे हैं। उप वर्ड यूज हो रहा है ना, यहाँ पे तो मुख्य यूज हो रहा था, मुख्य क्वांटम संख्या थी, उप हो रहा है तो उप क्वांटम संख्या नहीं नहीं नहीं, उप क्वांटम संख्या नहीं होती, द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है। क्या होती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या करती है? इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर को निरूपित करती है या उपकोश को निरूपित करती है। कौन? द्विगंशी क्वांटम संख्या किसको निरूपित करेगी? उप ऊर्जा स्तर को। किसको? उप ऊर्जा स्तर को। किससे निरूपित करते हैं? जैसे भाई मुख्य ऊर्जा स्तर था, मुख्य क्वांटम संख्या से बताए, n से दिखाए, इसको भी किसी से दिखा देंगे। किससे दिखाएंगे? L से। किससे दिखाएंगे भाई साहब? L से। किससे दिखाएंगे? L से। यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम L से निरूपित करते हैं। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें हम, मान कैसे निकालें, है ना।
तो कर लीजिए फॉर्मूला याद, L का मान कितना होगा, 0 से लेकर कहां तक, 0 से लेकर n-1 तक होता है। कहां तक होता है, L का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है जी, 0 सहित। तो उसमें क्या आना चाहिए, 0 सहित, है ना। अब 0 कैसे, मान लीजिए अभी आप यहां पर n बराबर 1 ले लीजिए। जब मुख्य ऊर्जा स्तर की वैल्यू या मुख्य क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉन की 1 है, कितनी है, 1। अब आपको L का मान बताना है, कितना आएगा L का मान। अब बहुत होशियार हो आप भाई, निकाल सकते हो, सीधा सीधा आ जाएगा। कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर n-1 तक। तो लगा दीजिए 0,1 - 1 बराबर भी 0 ही आ गया। तो n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए कितना आ जाएगा, L बराबर 0, क्योंकि n में से 1 में से 1 घटाएगा तो कितना बचा जाएगा, जब 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचा, 0। तो n बराबर 1 के लिए L बराबर कितना आया, 0। अगर मान लीजिए यहाँ पर n बराबर 2 हो जाए, कितना हो जाए, n बराबर 2 हो जाए, यानी मुख्य क्वांटम संख्या कितनी हो जाए, 2, तब L का मान कितना आएगा, बताना जरा कितना आएगा भाई। 0 से लेकर होता है, 0 से लेकर n-1, तो 2 की वैल्यू n की जगह पे लगा दिया, 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। तो L बराबर कितना आ गया, L बराबर आ गया 0,1। कितना आ गया, 0,1। कहां से आया, 0 सही, मैंने क्या बताया, 0 से लेकर n-1 तक L का मान होगा। कहां तक होगा, 0 से लेकर n-1 तक। n बराबर 3, मुख्य क्वांटम संख्या 3 हो तो L का मान कितना आ जाएगा, L बराबर पहला आएगा 0 और 3 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 2, और 0 और 2 के बीच में कितना नंबर आता है, गिनतियां तो याद ही होंगी भाई, गिनतियां तो याद ही है ना, 11वीं क्लास में हो तो गिनतियां तो याद ही करके आए होंगे। तो 1 बचा, तो जब n बराबर 3 होगा तो L बराबर कितना आएगा, 0,1,2, 0,1,2। तो अब स्पष्ट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत है, L का मान निकाल देंगे। कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक किसका मान होता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या L का। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, L। वैल्यू कितनी होगी, L का मान, एक फॉर्मूला कितना हुआ, 0 से लेकर n-1 तक, L का मान 0 से लेकर n-1 तक। क्लियर हो गया होगा, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पर चलें कि नहीं चलें, अभी चलें तो बताओ। तीसरी जो क्वांटम संख्या है उसका नाम होता है भाई चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या नाम है इसका, चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या तीसरी कौन सी आ गई, आएगी तो भाई क्वांटम संख्या ही, नाम ही तो अलग अलग है। ये मुख्य क्वांटम संख्या, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताएगी, तो वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल को बताती है। किसको बताती है, ऑर्बिटल को। सेम चीज आ रही है आधुनिक परमाणु मॉडल से उठ के, पहले आ गया कोश, फिर आ गया अपकोश, और अब आ गया तुम्हारा ऑर्बिटल। तो क्या बताए, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल बताती है, वह कहलाती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बताती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे डिनोट करते हैं,
किससे निरूपित करेंगे भाई? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम दिखाते हैं स्मॉल m से। किससे दिखाते हैं? स्मॉल m से। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब इसका मान कितना होता है भाई? कितना होता है बताओ, दिमाग लगाओ जल्दी से। चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान कितना होता है? L का तो पता है, L का मान 0 से लेकर n-1 तक आ रहा है। तो m का मान कितना आता है? कितना आता है? हाँ जी, m का मान जो होता है, m का मान वो होता है आपका -L से +L तक शून्य सहित। शून्य सहित कहाँ तक? -L से +L तक 0 सहित। किसका मान? m का मान। कैसे? मान लीजिए n बराबर 2 है। कितना है? n बराबर 2। तो L बराबर 0,1 है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए या इस इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए? है ना, चाहिए। चलो एक के लिए निकाल ले रहे हैं हम सबसे पहले कि जब L बराबर 1 हो, L बराबर 1 हो तो m का मान कितना आएगा? तो m का मान कितना आएगा? निकाल दिए? शाबाश। तो कितना आया भाई? लगा दो m का मान बराबर -L का मतलब हो गया -1। कितना हो गया? -L का मतलब -1 से +1 तक। अब इसके बीच बीच में कौन से डिजिट आएंगे? बड़ी क्लास में वो जानते ही हो, -1 के बाद आता है 0 और 0 के बाद आता है +1। तो जब L बराबर 1 है तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1, 0, +1। तो ये क्या हो गई? चुंबकीय क्वांटम संख्या। m का मान क्या फॉर्मूला निकला? -L से +L तक शून्य सहित, यानी जो बीच में 0 आएगा वो भी आपको लेना पड़ेगा। तो मुख्य क्वांटम संख्या n, द्विगंशी क्वांटम संख्या L और चुंबकीय क्वांटम संख्या m। तो n भी क्लियर, L भी क्लियर और m भी क्लियर। चौथे नंबर की क्वांटम संख्या कौन सी आती है भाई? चक्रण। चौथे नंबर की है आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या। इसका जो इंग्लिश में नाम होता है उसे क्या बोलते हैं हम? स्पिन। तो कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा स्पिन क्वांटम संख्या। ये क्या है? तो अब मैं देखता हूं कि आप कितना पढ़े हो। इसको जानने के लिए मैंने अभी आपको जब एक ब्रैकेट बनाया था s ऑर्बिटल का, उसमें जो मैंने इलेक्ट्रॉन डाला था, एक का मुंह इधर किया था और एक का मुंह इधर। तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, और ये वाला घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन तो दक्षिणावर्त घूमता है इसमें से, और एक इलेक्ट्रॉन घूमता है वामावर्त। किधर? वामावर्त, और एक दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये दोनों का सिरा जो है वो एक तरफ नहीं होता है, वो एक दूसरे के विपरीत मिलेगा, आपको उल्टा मिलेगा। यानी हम घड़ी को इधर चलाएंगे तो ऐसे करके चलाओगे, ऐसे चलाओगे तो उल्टी चली, और ऐसे चलाओगे तो सीधी। घड़ी कैसे चलती है भाई? 12 यहाँ पे लिखा होगा, 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 9 यहाँ पे। घड़ी टिक 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 ऐसे ही तो चलेगी, ऐसे। तो ये तो क्या है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हम घड़ी की डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उल्टा चल जाए, 12 यहाँ पे लिखा है, 6 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है, 9 यहाँ लिखा है,
है ना। मैं 12 के इधर चलने लग जाऊं तो अब तो मैं उल्टा चल रहा हूं कि नहीं चल रहा, घड़ी के चलने की उल्टी डायरेक्शन में चल गया मैं। तो ये तो चला हम क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में जब चलते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, और जब घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं तो उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। उसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों समझ में आ गया ना। तो जो क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताती है उसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चक्रण क्वांटम संख्या। किससे निरूपित करते हैं, तो इसका नाम भाई एस है, तो इसे हम एस से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, एस से। तो जो क्लॉकवाइज चलता है उसके लिए एस का मान प्लस का 1/2 होता है। किधर चलेगा, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन चलेगा, पहला इलेक्ट्रॉन हम घड़ी की दिशा में मानते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल का हम घड़ी की विपरीत दिशा में मानते हैं। आपको केवल देखना है, पहले वाले के लिए प्लस का 1/2 और जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है उसका वैल्यू होता है माइनस का 1/2। एस उसके लिए कितना बनेगा, माइनस का 1/2। तो हमेशा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस का 1/2 एस का मान, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए उसी कक्षक में एस का मान कितना होता है, माइनस का 1/2 या माइनस का 1/2। जैसे इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए तो हो जाएगा प्लस का 1/2 एस बराबर, और इसके लिए हो जाएगा एस बराबर माइनस का 1/2। तो ये क्लियर हो गया होगा। क्या बताता है ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, कि आखिरकार वो क्लॉकवाइज चल रहा है अथवा वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। या तो वो क्लॉकवाइज चलेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज रनिंग करेगा, दौड़ेगा उसमें। क्लियर। दिक्कत आ रही थी ना आपको क्वांटम संख्याओं में, समझ में नहीं आ रहा था ना, अब आ गया होगा एकदम क्लियर। तो अभी हम क्लास में पढ़े आधुनिक परमाणु मॉडल, जिसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो त्रिविमीय क्षेत्र में ऑर्बिटल में गति करते हैं, ऑर्बिटलों से मिलकर उपकोष बनते हैं और उपकोष से मिलकर कोष बनते हैं। ऑर्बिटल मिलाकर क्या उपकोष कितने होते थे, 4 spdf, और s में 2 ऑर्बिटल, p में 3, d में 5 और f में 7 ऑर्बिटल थे। और उसी स्थिति को, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को जानने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। और क्वांटम संख्या की जो संख्या है वो 4 होती है। एक मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो दोनों टॉपिक क्लियर हो गए ना, हो गए ना क्लियर। अब आपको एक बात समझ में, दिमाग में आ रही होगी कि सर हम उपकोषों में sp-df में इलेक्ट्रॉन कैसे डालें। अभी तक आपने कोषों में तो डाले थे, KLMN में, K में 2, L में 8, M में 18, फिर 32, ये डाल चुके हो ना आप। कोषों में तो इलेक्ट्रॉन डाल चुके हो, किस नियम से, इतना जल्दी भूल गए। तो बताओ, अभी तो वीडियो डाले थे हम 2 दिनों पहले। इस वीडियो से जो पहली थी सेकंड लास्ट, उसमें था ये, है ना। इसका मतलब आपने देखी नहीं है, तो उस वीडियो को जरूर देखें और ये देखें कि कैसे डाले थे। तो कोष में तो हम डाल चुके हैं, लेकिन उपकोषों में कैसे डालते हैं। एस में आखिरकार कितने, पी में कितने, डी में कितने, एफ में कितने, आपने पता कर लिया यहां से आधुनिक परमाणु मॉडल से कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में 6 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये तो जान लिए। लेकिन अगर किसी परमाणु में 13 इलेक्ट्रॉन हैं और वो आपको sp-df में डालने, तो कैसे डालोगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 इसमें डाल दिए, 6 इसमें डाल दिए, बचे कितने, 2 और 6 8 और 5 डी में डाल दिया, एफ तो आया ही नहीं। ऐसे तो डालेंगे नहीं, कोई नियम होगा, होगा ना कोई नियम।
तो इस नियम को जानने के लिए आपको हमारी आगे की वीडियो देखनी पड़ेगी। और आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगा? जब आप हमारे चैनल एनसीईआरटी क्लासेस को सब्सक्राइब करोगे और बेल पर दबा दोगे। क्यों? क्योंकि बेल दबाने पर ही तो घंटी बजेगी, बेल माने घंटी, तभी तो बजेगी। और जैसे ही हमारी वीडियो आपके पास आएगी तुरंत घंटी बजेगी, तुरंत आप खोल के वो वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले हमारे चैनल एनसीईआरटी क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज के लिए स्पेशल क्लास फॉर 11th आधुनिक परमाणु मॉडल और क्वांटम संख्याएं पढ़िएगा, याद करिएगा। और एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन कैसे डालने ये जानने के लिए आगे की वीडियो देखिएगा।